हेलो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ यूनिट का जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। मींस ये जो एक सर्किट है उसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है और एसी सर्किट है, तो उसमें करंट एंड वोल्टेज का हमें ईएमएफ का रिलेशन स्टडी करना है। तो इस तरह के बच्चे हमने 3 टॉपिक आज ही पढ़ने हैं। अगर एसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है तब क्या होगा, और अगर फिर इंडक्टर पढ़ेंगे एंड देन कैपेसिटर पढ़ेंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें ई से स्टार्ट करके करंट की वैल्यू बनानी है हमें और फिर इनके बीच का रिलेशन स्टडी करना है। तो ई और आई के बीच में हमें रिलेशन स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि एक सर्किट जिसमें रेजिस्टर लगा हुआ है और रेजिस्टर के साथ हमने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दिया। ये बच्चे डायरेक्ट करंट की रिप्रेजेंटेशन होती है और ये जो सिंबल है साइनोसॉइडल सा, ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। फाइन, तो लेट किया कि एक ईएमएफ का सोर्स एक प्योर रेजिस्टर के साथ लगा दिया, तो ईएमएफ जितनी सर्किट में होगी वो है E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज दिस इज़ इक्वेशन फर्स्ट। फाइन, तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जितनी सप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू मैंने लिख दी। उसके बाद एज्यूम करते हैं कि सर्किट में आई करंट फ्लो करेगा। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन टाइम टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना इस सर्किट के अक्रॉस सेटअप हो जाएगा वो हम लिखते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। देखो बच्चे, आई और ई का रिलेशन है तो ओम्स लॉ ही है जो रेजिस्टर के केस में आई को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तो ओम्स लॉ होता है V इज़ इक्वल टू आई आर, लेकिन V को मैं रिप्रेजेंट करवा रही हूँ E से, तो इसलिए मैं लिखूँगी E इज़ इक्वल टू आई आर। दिस इज़ इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। E नॉट साइन ओमेगा टी इज़ इक्वल टू आई आर। मुझे I चाहिए तो I इज़ इक्वल टू E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। फाइन, जो अबव इक्वेशन है उसमें ई नॉट बाई आर को आई नॉट पुट कर रहे हैं। सपोज आई नॉट इज़ इक्वल टू ई नॉट बाई आर विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो इक्वेशन बन गई आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली इक्वेशन आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई था जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे हमें पता चलता है ई और आई बोथ आर इन सेम फेज व्हेन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज़ अप्लाइड टू रेजिस्टर। सेम फेज में मतलब जिस वैल्यू पे जैसे आई साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है सेम वैसे ही ई साइनोसॉइडली वेरी करेगा। मैक्सिमा के ऊपर मैक्सिमा आएगा, मिनिमा के ऊपर मिनिमा आएगा। मींस जब ये दोनों साइनोसॉइडली हम शो करेंगे तो दोनों की वेरिएशन ऐसे होएगी। फाइन, लेकिन जो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, वो आर से कुछ डिवाइड करके आ रही है। मींस अगर ई नॉट 6 है सपोज़, तो उससे कुछ डिवाइड हो रहा है, सपोज़ 2, तो आई नॉट 3 आएगा, मीन्स 6 से कम आएगा। तो ई नॉट का मैग्नीट्यूड बड़ा है और आई नॉट का मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो छोटी है। इसलिए ई नॉट को ऊपर बनाया, आई नॉट को नीचे बनाया साइनोसॉइडली, लेकिन मैक्सिमा के ऊपर मैक्सिमा आया, मिनिमा के ऊपर मिनिमा आएगा। तो इसलिए दोनों में फेज़ डिफरेंस नहीं है, सेम फेज से दोनों फ्लो कर रहे हैं, इनकी वेरिएशन साइनोसॉइडली है। ठीक है, इस एक्सिस पे है ई और आई और इस एक्सिस पे विद टाइम। तो लेकिन बच्चे इस डायग्राम से बेटर है हम इन्हें रिप्रेजेंट करवाते हैं फेज़र से। फेज़र एक रोटेटिंग वेक्टर है। फेज़र एक रोटेटिंग वेक्टर है जो क्वांटिटी साइनोसॉइडली वेरी करती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए फेज़र यूज़ होता है। इसमें तो बिल्कुल साइन की कर्व थी, साइन तो हमने ईजिली इससे रिप्रेजेंट करा दिया, बट कोसाइन की भी कर्व हो सकती है। हो सकता है कोई π/2 से आगे हो, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो ऐसी केसेस को रिप्रेजेंट करवाने के लिए फेज़र एक अच्छी ऑप्शन होती है। फेज़र 2 डायमेंशनली बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे स्टडी करना भी ईजी है, उसे इंटरप्रिटेट करना कि कौन सी क्वांटिटी आगे है या पीछे है वो ईजी है। तो व्हाट इज़ फेज़र? फेज़र इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर which represents a quantity which is vary sinusoidally। साइनोसॉइडली मतलब साइन, जैसे साइन की वेरिएशन होती है
वैसे साइनोसॉइडली ऐसे भी हो सकती है और कोसाइन की वेरिएशन भी हो सकती है। ऐसे कर्व्स को साइनोसॉइडल कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो फेज़र है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है एंगुलर स्पीड से ओमेगा से, जो इक्वल होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी के, उस क्वांटिटी की एंगुलर फ्रिक्वेंसी के जो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेज़र में जैसे हमें ड्रॉ करना हो v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का, तो फेज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेंथ होगी ना फेज़र की वो वी नॉट के इक्वल होगी। कैसे? ये एरो मैंने ड्रॉ करवा दिया, 2 डायमेंशन में बनाया, और ये एंगल होता है थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। ये जो रोटेटिंग वेक्टर है इसकी जो लेंथ है ये किसके इक्वल होती है? वी नॉट के। मैं रिपीट कर रही हूँ, लेंथ ऑफ द फेज़र मीन्स हमें कितनी लेंथ का बनाना है वो डिपेंड करता है वी नॉट पे। तो यहाँ पे आ गया वी नॉट, और इस एक्सिस पे है वी जो है किसके इक्वल? वी नॉट साइन ओमेगा टी के। और ये फेज़र एंगल कितना डिस्क्राइब कर रहा है? ओमेगा टी। जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है एसी सोर्स की। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फाइन। तो अगर मुझे अब अपने डायग्राम को शो करना हो रजिस्टर का, उसे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कैसे दिखाते हैं। ये देखिए हमने फेज़र ड्रॉ कर रहे हैं रेजिस्टिव सर्किट का। इसमें क्या है, दोनों क्वांटिटीज़ सेम फेज़ में हैं। तो ई नॉट यहाँ पे बनाया, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि ई नॉट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और आई नॉट की रोटेटर की या फेज़र की लेंथ छोटी होगी। तो ये यहाँ पर आई नॉट मैंने बना लिया क्योंकि ई नॉट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ पे ई और आई होंगे। ये वैल्यू है ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की, और ये वैल्यू है आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फेज़र ओमेगा टी एंगल से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसे अगर साइनोसॉइडली दिखाना हो तो ये वही जो मैंने अभी आपको पहले समझाया, ई नॉट ऊपर है तो ऊपर बनेगा, आई नॉट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है तो हम उसका मैग्नीट्यूड यहाँ तक बनाएंगे ऐसे, और इस एक्सिस पे ई और आई, और इस एक्सिस पे ओमेगा टी। फाइन। तो ये रिप्रेजेंटेशन इजी है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें देखते ही पता चल जाता है ई के ऊपर आई है मीन्स ई नॉट एंड आई नॉट आर इन सेम फेज। आई नॉट का मैग्नीट्यूड छोटा है क्योंकि ये लेंथ कम लेंथ पे बना हुआ है। फाइन। तो जो दोनों हैं वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइन हुए हैं ओमेगा टी एंगल पे और रोटेट करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, और लेंथ जो है एरोज़ की वो रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वैल्यू क्वांटिटी की, आई नॉट या ई नॉट। तो ये फेज़र डायग्राम था जिससे हमने सीखा कि बनाते कैसे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसमें एसी सर्किट में, सिर्फ एसी सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो लेट करते हैं एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो है, उसमें हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दी और उसका मैग्नीट्यूड है E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें सपोज़ करते हैं कि जो di/dt है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है इस इंडक्टर में एट एनी इंस्टेंट टाइम t। तो इंड्यूस जो ईएमएफ होगी उसकी वैल्यू है E इज़ इक्वल टू -L di/dt। इस इक्वेशन में ये जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो अपोज कर रही है करंट की ग्रोथ को। फाइन। तो ये हमने एज्यूम किया है कि ये जो इंडक्टर है इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो करंट की फ़्लो को सर्किट में मेंटेन करने के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज वो इंड्यूस्ड वोल्टेज से इक्वल एंड ओपोजिट होनी चाहिए। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, E इज़ इक्वल टू माइनस ये और -L di/dt मीन्स जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इक्वल और ओपोजिट है। तो ये नेगेटिव साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये E नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। मीन्स हमने दोनों को इक्वेट कर दिया और इस नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर दिया। तो वैल्यू बनी L di/dt इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे करंट की वैल्यू चाहिए तो मैं करंट को अपनी तरफ रख रही हूँ, di ई नॉट साइन ओमेगा टी
ये एल इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डी टी उधर चला गया। अब डी आई से आई बनाना हो तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी अब इक्वेशन की। तो ये टर्म टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए इसे बाहर कर दिया और इसकी इंटीग्रेशन होगी डी आई की इंटीग्रेशन आई ई नॉट बाई एल एंड साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी वाली टर्म की दोबारा होगी तो आंसर आएगा ओमेगा। ठीक है, तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गई करंट की मैक्सिमम वैल्यू, पुट आई नॉट इज़ इक्वल टू ई नॉट बाई एल, दिस इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और ओमेगा टी को भी हमने ओमेगा को भी बाहर करके आई नॉट के इक्वल पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन बनी आई इज़ इक्वल टू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। तो बच्चे कॉस ओमेगा टी को अगर मुझे साइन की टर्म्स में लिखना हो, क्योंकि जो ई है उसका आंसर साइन की टर्म में है, तो आई के आंसर को भी साइन की टर्म में बनाने के लिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जो क्वाड्रेंट है नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा, क्योंकि 90 है, 90 से साइन कॉज में कन्वर्ट हो गया और ये माइनस साइन इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो मीन्स इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस होती है। ठीक है, तो आंसर बना आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो आई नॉट की, वो थी ई नॉट बाई एल ओमेगा, दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, जो थी ई नॉट बाई एल ओमेगा। तो यहाँ से इसे हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ई जो था वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से ई और आई को अगर हम कंपेयर करें तो जो करंट है वो 90 एंगल से ई से पीछे रह रहा है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो इसका इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि आई लैग्स बाय ई, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। आई पीछे रह रहा है ई से बाय 90 डिग्री एंगल। ये हमें पता कैसे चला, बाय कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि ओमेगा टी माइनस 90 है, माइनस है मीन्स आई पीछे रह रहा है इंडक्टर से 90 डिग्री एंगल से। तो 90 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है, फोर्थ पीरियड ऑफ ये साइकिल का फोर्थ पीरियड से करंट पीछे रह रहा है। ठीक है, तो इसे हमें अगर फेज़र डायग्राम में दिखाना हो तो हम पहले वो दिखाएंगे, उससे पहले हम इसे डिस्कस करने लगे हैं। फाइन, देखो बच्चे, पिछले आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि जो ई आई नॉट था वो था ई नॉट बाय आर थी रजिस्टर की रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है उसे हम ओमेगा एल बोलते हैं। ओम्स लॉ की इक्वेशन से ये आर आया था, मीन्स करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है, तो करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो एल ओमेगा को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल ओमेगा इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी रिप्रेजेंटेशन है एक्स एल इज़ इक्वल टू एल ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। तो अगर डीसी सर्किट देखें, डीसी सर्किट के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वो करंट डायरेक्ट है, तो मीन्स कि ऑसिलेट नहीं करता, ऑल्टरनेटिवली रिवर्स नहीं करता, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई ज़ीरो। और जो एसी सर्किट होता है उसके लिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है फाइनाइट, मीन्स कुछ वैल्यू है। तो जो एल ये वाली वैल्यू बनी एक्स एल, वो डीसी सर्किट के लिए हो गई ज़ीरो, और एक्स एल की वैल्यू क्योंकि न्यू फाइनाइट है तो एक्स एल की वैल्यू इस एसी सर्किट के लिए हो गई फाइनाइट। और एक्स एल था क्या, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, ओपोजिशन। तो जो इंडक्टिव सर्किट है वो डीसी के लिए ज़ीरो रिएक्टेंस दे रहा है, मींस ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इंडक्टर डीसी को। लेकिन एसी के लिए एक्सएल की वैल्यू फाइनाइट है, मींस कुछ रिएक्टेंस है। तो इंडक्टर को जब ऑल्टरनेटिंग करंट दिया जाएगा तो वो उसको एकदम से अपने सर्किट में ग्रो नहीं करने देगा और कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो एक्सएल है तो रेजिस्टेंस ही, तो इसका यूनिट भी ओम होता है।
फाइन। तो इस कंसेप्ट से एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा के कंसेप्ट से हमने सीखा कि जो प्योर इंडक्टर है वो डीसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, उसको ज़ीरो रेजिस्टेंस देता है, बट जो एसी सर्किट होगा उसको कुछ ओपोजिशन ऑफर करता है। फाइन। अब एक्सएल जो है उसका यूनिट ओमेगा है और एक्सएल को बोलते क्या है, इंडक्टर के केस में ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इसकी डायमेंशन भी बिल्कुल रेजिस्टेंस जितनी है। फाइन। अब हम इसका फेज़र डायग्राम पढ़ते हैं। ई था ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई जो है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसके लिए अगर फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना हो तो आप देखिए अगेन ई जो है वो ई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू और करंट 90 डिग्री एंगल से पीछे चल रहा है, तो 90 डिग्री एंगल से ई और आई में यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का एंगल है और आई पीछे रह रहा है और आई का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो ई नॉट की लेंथ लंबी होगी और आई नॉट की लेंथ छोटी होगी। इस एक्सिस पे हम बोलते हैं ई और आई है और इस एक्सिस पे ये ओमेगा टी का एंगल है। तो ये बन गया आई नॉट, ऊपर हो गया दिस इज़ ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और नीचे हो गया आई इज़ इक्वल टू आई नॉट माइनस कॉज ओमेगा टी, या फिर इसे ऐसे लिखते सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और इसकी साइनोसॉइडल वेरिएशन कैसे बनेगी, ये ई है तो ये मैक्सिमम वैल्यू ई की यहाँ पर है, ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, नीचे भी उतनी तक जाएगी और ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, तो करंट यहाँ से शुरू करेंगे हम, कुछ ऐसे। तो ये जो वैल्यू है ई और आई, ये वाली जो ग्राफ है ये आई को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली जो कर्व है वो ई को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये फेज़र डायग्राम था प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए और ये साइनोसॉइडल वेरिएशन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो सर्किट एसी का सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगी हो, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं कि एक कैपेसिटर है जिसके साथ हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दी और जिसकी वैल्यू है E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो बच्चे, जब हमने रेजिस्टर लगाया था तो ओम्स लॉ लगाया, इंडक्टर यूज़ किया तो हमने फैराडेज का लॉ यूज़ किया क्योंकि करंट चाहिए था। अब हम कैपेसिटर लगा रहे हैं तो कैपेसिटर में भी अब मुझे ई और आई का रिलेशन पता करना है, तो करंट देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमें पता है कि वी जो होता है वो होता है क्यू बाय सी। इसका मीनिंग क्या है कि करंट फ्लो करता है सर्किट में तो ट्रांसफ़र होगा चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट पे सेटअप हो जाता है और कैपेसिटर कभी चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है क्योंकि करंट की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है ईच साइकिल में। ठीक है, तो हमने ये किसी भी इंस्टेंट पे मान लिया कि जो चार्ज Q है वो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V इज़ इक्वल टू क्यू बाय सी। तो ये V भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये E भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q बाय सी को हम लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से Q जो है वो बन गया C E नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद लेट करते हैं, ये जो आई है करंट सेटअप हुआ जो होता है डी क्यू बाय डी टी के इक्वल, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की उस सर्किट में जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो डी बाय डी टी, क्यू की वैल्यू है सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई को इंट्रोड्यूस करवाना था तो इस फॉर्मूला से हमने आई को इंट्रोड्यूस करवा लिया। आई इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और क्यू की वैल्यू है सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसे सॉल्व करते हैं, आई इज़ इक्वल टू सी ई नॉट डिफ्रेंसिएशन से बाहर डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी की जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो कॉज ओमेगा टी के इक्वल होती है और ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन जब फिर से होगी तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन होती है तो ये टर्म डिनोमिनेटर में जाती है, अगर डिफ्रेंसिएशन होती है तो ये टर्म मल्टीप्लाई होती है। सो आई इज़ इक्वल टू
सी ई नॉट एज इट इज़। तो सी ओमेगा को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ इक्वल टू आई आर, आई इज़ इक्वल टू V बाई आर। तो रेजिस्टेंस हमेशा डिनोमिनेटर में होती है। तो कॉज ओमेगा टी के साथ जो टर्म्स थी सी और ओमेगा, वो रेजिस्टेंस को शो कर रही थी। तो अगर मुझे उन्हें डिनोमिनेटर में लिखना हो तो मुझे 1 बाय करके लिखना पड़ेगा, ताकि जब वो ऊपर जाएगा तो सी ओमेगा के इक्वल ही होगा। तो मीन्स टर्म को रीअरेंज करके लिखा है ऐसे। सो आई, this is called maximum value of current. I is equal to I naught cos omega t, where I naught is equal to E naught 1 by C omega. तो I naught की ये वैल्यू आ गई। अब मुझे इसे E के साथ कंपेयर करना है, बट E है, E इज़ इक्वल टू E naught sin ओमेगा टी। तो इसे भी मुझे sin ओमेगा टी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मीन्स साइन 90 का बन गया कॉस ओमेगा टी एज इट इज़। इस प्लस के क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो और ई क्या था? ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था। तो यहाँ से कंफ्यूजन क्या निकला इस आर्टिकल का, कि जो करंट है वो 90 डिग्री एंगल से ई से आगे रह रहा है। तो मैं क्या बोलूँगी फिर? AC सर्किट विच कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, जो ऑल्टरनेटिंग EMF है वो 90 से पीछे है, या करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स बाय एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम E, मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट लीड्स द ऑल्टरनेटिंग EMF बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? और अब इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले ये देखते हैं, हम फिर इसका फेज़र बनाएंगे। वी नो दैट आई नॉट इज़ इक्वल टू ई नॉट बाई 1 बाय साइन ओमेगा, और आई जनरली होता क्या है? V बाय आर। तो मीन्स ये टर्म रेजिस्टेंस है। तो ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे मैंने आपको इंडक्टर की वो पढ़ाई थी रिएक्टेंस, ऐसे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। इसका मीनिंग क्या है? 1 बाय ओमेगा सी इज़ कॉल्ड, 1 by omega c is called effective capacitive reactance of the capacitor and it is represented by XC। अब देखिए XC is equal to 1 by C omega for AC and this is for DC। DC के लिए फ्रिक्वेंसी 0, 1 by 2 पाई न्यू, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू। तो फ्रिक्वेंसी DC के लिए 0 है, तो XC हो गया 1 बाय 0 इज़ इक्वल टू 1 बाय इन्फिनिटी। और AC के लिए जो न्यू है वो फाइनाइट है, अगर वो फाइनाइट है तो XC इज़ इक्वल टू 1 बाय कुछ फाइनाइट वैल्यू। ठीक है? मीनिंग क्या हुआ कि DC सर्किट के लिए कैपेसिटर उसे हाई रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है जो इनफाइनाइट है। सो कैपेसिटर DC को इजी पाथ प्रोवाइड नहीं करता, हाई रेजिस्टेंस शो करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। तो कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देता है, अपने में जाने नहीं देता। बट AC के लिए 1 बाय फाइनाइट है, मीन्स रिड्यूस हो गई वैल्यू, डिनोमिनेटर में फाइनाइट वैल्यू है, तो XC इस केस में आएगा स्मॉल। सो कैपेसिटर ब्लॉक DC एंड अलाउ या इजी पाथ प्रोवाइड करता है टू पास AC। फाइन, ये क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़ आएगा कि हाउ कैन यू से दैट कैपेसिटर ब्लॉक DC एंड अलाउ इजी पाथ टू AC। तो वो हम बता सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, जो 1 बाय C ओमेगा के इक्वल है एंड ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई न्यू। न्यू DC के लिए 0 होता है फ्रिक्वेंसी, तो XC 1 बाय 0 हो गया, सारी टर्म 0 बन गई एंड 1 बाय 0 इज़ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रिएक्टेंस हो गई DC के लिए, मींस कैपेसिटर DC को अपने में से जाने नहीं देगा, हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, बट AC को अपने में से ईजिली जाने देगा। फाइन, अब हम इसका ड्रॉ करते हैं फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम में I जो है वो है I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 और E है E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें I 90 डिग्री से आगे रह रहा है, तो मैं कर्व कैसे ड्रॉ करूँगी? यहाँ पे मैंने बना दिया E नॉट और I 90 से इस बार आगे है, तो ऐसे।
ये हो गई ई नॉट की वैल्यू, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आई के लिए इनके बीच में है एंगल 90 डिग्री, दिस इज़ ओमेगा टी। इस एक्सिस पे ई और आई है और इस एक्सिस पे टाइम ले लिया, तो इसका जो फेज़र बन गया वो आपके सामने है। आई नॉट का मैग्नीट्यूड छोटा दिखाना है, ई नॉट का मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाना है, तो इसको साइनोसॉइडली हम ऐसे बना सकते हैं कि आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू है और ये वैल्यू है ई नॉट की, इसकी साइनोसॉइडल वेरिएशन ये ई का, और ये यहाँ से शुरू होगा आई का और कुछ ऐसा, ठीक है। ये ओमेगा डी इस एक्सिस पे और इधर ई और आई, फाइन। तो हमने इसका फेज़र ड्रॉ करना था, आई 90 से आगे था तो मैंने 90 डिग्री से उसको आगे कर दिया। अगर आई 90 डिग्री से आगे है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ई 90 डिग्री से पीछे है। तो इस तरह से हमने 3 आर्टिकल पढ़े। रेजिस्टिव सर्किट में ई एंड आई आर इन सेम फेज, और इंडक्टिव सर्किट में आई लैग्स बाय ई फ्रॉम 90 डिग्री एंगल, और कैपेसिटिव सर्किट में आई लीड्स फ्रॉम ई बाय एन एंगल 90 डिग्री, फाइन। तो ये था इन 3 आर्टिकल का कंक्लूजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन तीनों की जो पावर सप्लाइड है, रेजिस्टिव, इंडक्टर और कैपेसिटिव सर्किट की। बट आप ये माइंड में रखिएगा, इंडक्टर के केस में जो रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटर के केस की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये एल ओमेगा के इक्वल है और ये 1/c ओमेगा के इक्वल है। इसकी रेजिस्टर सिंपल आर है, और जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट ओम है, और उसकी डायमेंशन सेम वही है जो रेजिस्टर की हैं। एक्स सी भी ओम में मेज़र होता है और एक्स एल भी ओम में मेज़र होता है, इनकी रेजिस्टेंस जितनी ही यूनिट है, फाइन। तो ये आज के लेक्चर का ओवरव्यू है। थैंक यू।